देखिए, अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ कंपनी कैन इशू इट शेयर, कि कंपनी अपने शेयर्स कैसे इशू करती है, और फिर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन डिसाइड स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कंपनी अपने शेयर कैसे इशू करती है। तो कंपनी अपने शेयर कैसे इशू करेगी, उसका क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले कंपनी अपने शेयर इशू करने से पहले कंपनी ये डिसाइड करती है कि इसको टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसकी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग द शेयर, कि शेयर्स को इशू करने का क्या प्रोसीजर होता है कंपनी में। तो सबसे पहले कंपनी क्या फाइंड आउट करती है कि इसको टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसको टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो सपोज करो कंपनी ने डिसाइड करा कि उसको टोटल 50 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कितनी? 50 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब इस कैपिटल को अरेंज करने के उसके पास 5 सोर्स हैं। इस कैपिटल को अरेंज करने के उसके पास 5 सोर्स हैं। कौन से 5 सोर्स हैं कंपनी के पास जहां से कंपनी अपनी कैपिटल अरेंज कर सकती है? वो 5 सोर्स हैं आपके पास थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल, थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल, थ्रू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थ्रू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थ्रू डिवेंचर्स, थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स, एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 5 सोर्स हैं जिससे कंपनी अपनी जो भी उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकती है। तो सपोज करो कंपनी को टोटल 50 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी और कंपनी ने डिसाइड करा इस 50 लाख में से हम 30 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट, 30 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट किसके थ्रू करेंगे? शेयर्स के थ्रू करेंगे। 30 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट किसके थ्रू करेंगे? शेयर्स के थ्रू करेंगे। ये डिसाइड करने के बाद कंपनी ये डिसाइड करती है उसकी जो कैपिटल है, मतलब आउट ऑफ 50 लाख 30 लाख की कैपिटल का अरेंजमेंट किसके थ्रू होगा? शेयर्स के थ्रू होगा। तो ये जो 30 लाख है ये कंपनी की कहलाएगी शेयर कैपिटल। ये कंपनी की क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल। फिर कंपनी ये डिसाइड करती है कि इस कैपिटल का एक पार्ट कितने रुपए का होगा। ये जो टोटल कैपिटल है 30 लाख की, इसका एक पार्ट कितने रुपए का होगा। तो सपोज करो डिसाइड करा कि इस कैपिटल का वन पार्ट ऑफ दिस कैपिटल इज ₹100, कि इस कैपिटल का एक पार्ट कितने का होगा? 100 रुपीज का होगा। तो ये जो कैपिटल का ये जो वन पार्ट है, ये जो कैपिटल का एक पार्ट होता है, ये कहलाती है वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर। और वी कैन से इट इज द फेस वैल्यू, इट इज अ फेस वैल्यू ऑफ, इट इज अ फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, इट इज अ फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो यानी अगर इस कंपनी को 30 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल चाहिए और उसके शेयर का फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज है, फेस वैल्यू मतलब एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपीज है, ये जरूरी नहीं है 100 हो, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। हो सकता है ये 100 का हो सकता है 10 का हो सकता है 50 का हो सकता है 500 का हो सकता है 1000 का हो। तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शेयर का जो किसी भी कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज ही होगी या उसके एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज ही होगी। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो यानी आज इस कंपनी को अगर 30 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल चाहिए और उसका एक शेयर अगर 100 रुपीज का है, यानी उसको कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने पड़ेंगे ताकि 30 लाख रुपीज का अरेंजमेंट हो जाए? नंबर ऑफ शेयर इश्यू, कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, यानी इस कंपनी को 30,000 शेयर्स
30,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे ऑफ रुपीज कितने 100 ईच के, जब जाके इसकी 30 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल का क्या होगा अरेंजमेंट होगा, जब जाके इसकी 30 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल का क्या होगा अरेंजमेंट होगा, राइट। अब ये सब चीजें डिसाइड करने के बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, किससे, सेबी से। तो वो सेबी के पास जाएंगे और उसको बताएंगे कि टोटल हमें 50 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, हमने डिसाइड करा है आउट ऑफ 50 लाख हम 30 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट शेयर्स के थ्रू करेंगे। हमारे शेयर का एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीस का होगा, तो हम आपसे परमिशन चाहते हैं कि आप हमें परमिशन दें। किससे परमिशन मांग रहे हैं, सेबी। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उससे परमिशन ली जाती है, कंपनी से परमिशन लेती है कि हम अपने 30,000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं और ₹100 ईच के। और फिर सेबी को लगता है कि हाँ वाकई में इनको इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो सेबी क्या करता है, उनको परमिशन दे देता है कि ठीक है आप अपने 30,000 शेयर्स क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो और ₹100 ईच के। तो सेबी ने ये जो शेयर्स इशू करने की परमिशन दी है, ये आपकी कहलाती है ऑथराइज्ड या नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी अरेंज्ड बाय द कंपनी थ्रू शेयर्स। एक कंपनी की जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उससे ज्यादा एक कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड ये जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी अरेंज्ड बाय द कंपनी थ्रू शेयर्स। और एक कंपनी की जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी उससे ज्यादा एक कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो यहां पे सपोज करो कंपनी को परमिशन मिल गई थी कि वो अपने 30,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं, 30,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं और ₹100 ईच के। तो ये कंपनी की क्या हो गई, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल हो गई। अब कंपनी को अभी लग रहा है कि अभी एक साथ 30 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी अगर हम इसमें से 20 मतलब अभी हमें एट प्रेजेंट अभी 20 लाख ही चाहिए, यानी इस 30,000 शेयर में से हम 20,000 शेयर अभी इशू करते हैं तो हमारा एक बार बिजनेस क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि आउट ऑफ दिस 30,000 अभी हम अपने 20,000 शेयर्स इशू करेंगे। तो ये जो शेयर्स कंपनी इशू कर रही है ये कंपनी की कहलाएगी इशूड कैपिटल। ये कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाती है, इशूड कैपिटल कहलाती है। शेयर्स दो तरीके से इशू होते हैं, एक होते हैं कैश में और एक होते हैं कंसीडरेशन में। कैश में मतलब कि सामने वाले से कैश लिया, इन्वेस्टर से एक अमाउंट लिया और उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टर को क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए, तो वो आपका कहलाता है शेयर इशू है फॉर कैश। और सेकंड होता है एज अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब कि अपन ने किसी से, कंपनी ने किसी से कोई फिक्स एसेट परचेज करा और सामने वाले वेंडर को अमाउंट देने के बजाय, पैसा देने के बजाय अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, तो उसको बोलते हैं शेयर इशू एज अ कंसीडरेशन। शेयर इशू एज अ कंसीडरेशन। तो शेयर दो तरीके से इशू होते हैं, एक तो इन कैश और दूसरा इन कंसीडरेशन। तो व्हाट इज इशूड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, that it is that part of authorized capital which can be issued by the company, which can be issued by the company in cash or in consideration, in cash or in consideration। तो वो कंपनी की क्या कहलाती है, issued capital कहलाती है। तो क्लियर है व्हाट इज इशूड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which can be issued by the company in cash or consideration। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इश्यू कर दिया, चाहे वो कैश में कराओ और चाहे वो कंसीडरेशन में कराओ। तो जो शेयर ऑथराइज कैपिटल में से जो शेयर्स कंपनी ने इश्यू कर दिए हैं इन कैश और इन कंसीडरेशन, वो कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाएगी, इश्यूड कैपिटल कहलाएगी। दैट कैपिटल इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल।
इसी तरीके से एक होती है कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल। व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है कि कंपनी ने डिसाइड किया था कि मतलब कंपनी ने तो डिसाइड कर लिया कि 20,000 शेयर्स इशू करने हैं, बट आउट ऑफ 20,000 शेयर्स हमारी जो इन्वेस्टर्स हैं पब्लिक है, उन्होंने कितने शेयर सब्सक्राइब किए, उन्होंने कितने शेयर इशू करे, वो आप सब्सक्राइब किए, परचेज किए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which can be subscribed by the public, which can be subscribed by the public। तो वो आपकी कौन सी कैपिटल कहलाती है? इशूड कैपिटल कहलाती है। क्लियर है व्हाट इज इशूड कैपिटल? इट इज दैट क्लियर है व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which can be subscribed by the investors, which can be subscribed by the investors। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। क्या आपने तो डिसाइड करा 20,000 शेयर्स इशू करने हैं, अब आउट ऑफ 20,000 शेयर्स आपके इन्वेस्टर्स ने उसमें से कितने शेयर परचेस किए, तो डेट जो इन्वेस्टर्स जो शेयर्स आपके परचेस करेंगे वो आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। इसी तरीके से एक होती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? सुनिएगा ध्यान से। जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हमारे शेयर का वैल्यू क्या है? 100 रुपीज का एक शेयर का वैल्यू है। जब एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो शेयर इश्यू कैसे होते हैं? लॉट में शेयर इश्यू होते हैं। लॉट मतलब कि जैसे सपोज करो एक कंपनी का शेयर का लॉट है, 50 शेयर्स का एक लॉट है, मतलब एक कंपनी अपने शेयर इश्यू कर रही है और उसके एक शेयर का एक लॉट जो है उसके अंदर 50 शेयर्स है। तो यानी अगर किसी को इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 50 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। 50 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और रुपीस कितने ईच के? 100 ईच के। और अगर 50 से ज्यादा खरीदना चाहते हैं, 50 से ज्यादा शेयर्स परचेस करना चाहते हैं तो फिर 100 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। 100 से ज्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं तो फिर 150 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो जब एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो शेयर कैसे इश्यू होते हैं? इस तरीके से लॉट में इश्यू होते हैं। अब ये जो लॉट है जरूरी नहीं है 50 शेयर्स का हो, ये भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि हो सकता है किसी कंपनी का शेयर 10 शेयर्स, किसी कंपनी का जो लॉट है शेयर्स का लॉट है वो 10 शेयर्स का हो, किसी का 100 शेयर्स का हो, किसी का 80 शेयर्स का हो, किसी का 70 शेयर्स का हो, बट शेयर्स इशू हमेशा लॉट में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी इन्वेस्टर ने कहा मेरे को 2 चाहिए, किसी ने कहा मेरे को 4 चाहिए, किसी ने कहा मेरे को 6 चाहिए और कंपनी उनको शेयर्स दे रही नहीं। शेयर्स हमेशा इस तरीके से लॉट में इशू होते हैं और फिर जो भी शेयर का लॉट है उसी के मल्टीपल में आपको शेयर परचेस करने होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 50 शेयर्स का लॉट है, यानी अगर इस कंपनी में आपको अपना एक इन्वेस्टर को इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 50 शेयर्स तो परचेस करने ही पड़ेंगे और 50 से ज्यादा शेयर अगर वो खरीदना चाहता है तो उसको 100 खरीदने पड़ेंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको 150 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो यानी जो भी शेयर्स का लॉट होता है उसके मल्टीपल में आपको क्या करने होते हैं? शेयर्स परचेस करने होते हैं। तो मैं आपको बताया था व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे सपोज करो यहाँ पे 50 शेयर का एक लॉट है, एक शेयर 100 रुपीज का है, यानी अगर किसी इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 का इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा, तभी जाके वो इस कंपनी के शेयर खरीद पाएगा। उसको मिनिमम 50 शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे। तो आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक साथ इतना हैवी अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकें, इतना हैवी अमाउंट वो क्या करें? इन्वेस्ट कर सकें। तो कंपनी उनको एक रास्ता बताती है कि आप कैसे हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। कंपनी उनको क्या कहती है कि बोले आप ये पूरा 5,000 एक साथ पे नहीं कर सकते, ये पूरा 5,000 रुपीज आप एक साथ पे नहीं कर सकते, हमारे शेयर का जो फेस वैल्यू है, इश्यू प्राइस है, आप पूरा एक साथ पे नहीं कर सकते। तो आप एक काम करो, क्या काम करो? बोले ये जो शेयर का ये जो भी हमारे शेयर का इश्यू प्राइस है या फेस वैल्यू है, इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। बोले पहले आउट ऑफ दिस 100 आप पहले 30 रुपीज पे कर देना, फिर आप हमें 30 रुपीज पे कर देना, फिर आप हमें 20 रुपीज पे कर देना और फिर 20 रुपीज पे कर देना। मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होती। 4 को 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, बट 4 को 5 नहीं कर सकते। तो
कंपनी ने क्या कहा अपने इन्वेस्टर से, अपने स्मॉल इन्वेस्टर से, क्या पूरा का पूरा का जो इश्यू प्राइस है वो एक साथ पे नहीं कर सकते, तो अब इस इश्यू प्राइस को इस तरीके से क्या करना है, इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। अब इस इश्यू प्राइस को इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। अब ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है इसको अपन नाम देते हैं एप्लीकेशन मनी। ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है इसको अपन नाम देते हैं अलॉटमेंट मनी। ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है इसको नाम देते हैं फर्स्ट कॉल मनी। और ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है इसको अपन नाम देते हैं सेकंड कॉल मनी। तो कंपनी इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में भी अपना पैसा मंगवा सकती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल, कि कंपनी ने क्या करा, टोटल 100 रुपीज में से अभी अपने शेयरहोल्डर से एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मंगवा लिया है। मतलब कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर को कह दिया कि आप अपना एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल अमाउंट क्या करो, पे कर दो। तो यानी आउट ऑफ 100 कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर को क्या बोला कि आप 80 रुपीज हमें पे कर दीजिए। तो ये जो 80 रुपीज कंपनी ने मंगवा ली अपने शेयरहोल्डर से, ये कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। सो व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ total capital which is called by the company, which is called by the company from its shareholder। तो वो आपकी कंपनी की क्या कहलाएगी, called up capital कहलाएगी। and this is very very important term for practical, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसके लिए ये called up capital एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो क्लियर है कि what is called up capital, कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल में से वो अमाउंट जो कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर से मंगवा लिया है, कॉल्ड कर लिया है, दैट कॉल्ड अप अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। तो व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तो वो कंपनी की क्या कहलाती है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। सिमिलरली एक होती है आपकी पेड अप कैपिटल। व्हाट इज पेड अप कैपिटल, अब कंपनी ने तो 80 रुपीज मंगवा लिए, कंपनी ने तो अपने शेयरहोल्डर को कह दिया कि बोले आप 80 रुपीज पे कर दो। कितने रुपए पे कर दो, 80 रुपीज पे कर दो। बट आउट ऑफ दिस 80 रुपीज अभी शेयरहोल्डर ने केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट ही पे करा है, केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट ही पे करा है। ये फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज अभी शेयरहोल्डर ने पे नहीं करे हैं, अभी शेयरहोल्डर ने पे नहीं करे हैं। तो आउट ऑफ 80 शेयरहोल्डर ने ये 60 रुपीज क्या हुआ है, पे कर दिया है, ये 60 रुपीज पे कर दिया है। तो ये जो 60 रुपीज शेयरहोल्डर ने पे कर दिया है, ये कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज पेड अप कैपिटल, व्हाट इज पेड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, वो आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी, वो आपकी पेड अप कैपिटल कहलाएगी। इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। तो वो आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। सिमिलरली एक होती है आपकी अनपेड कैपिटल। व्हाट इज अनपेड कैपिटल, अनपेड कैपिटल क्या है, कंपनी ने तो 80 रुपीज मंगवा लिए, बट आपके आउट ऑफ 80 आपके शेयरहोल्डर ने ये 20 रुपीज पे नहीं करे। आपके शेयरहोल्डर ने ये 20 रुपीज, जो फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज है, ये आपके शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा आउट ऑफ 80। तो ये जो 20 रुपीज आपके शेयरहोल्डर ने पे नहीं करे हैं, ये आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी, अनपेड कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज अनपेड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल which is not paid by the shareholder। कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो शेयरहोल्डर ने पे नहीं किया है, जो आपके शेयरहोल्डर ने पे नहीं किया है, that part is called unpaid capital। तो it is that part, what is unpaid capital, it is that part of called up capital which is not paid by the shareholder, which is not paid by the shareholder। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अनपेड कैपिटल कहलाएगी। सिमिलरली एक होती है आपकी अनकॉल्ड कैपिटल। व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल,
ये जो सेकंड कॉल का 20 रुपीज है, ये जो सेकंड कॉल के 20 रुपीज है, ये कंपनी ने अभी तक अपने शोल्डर से मंगवाए नहीं। ये जो 20 रुपीज है सेकंड कॉल का, ये अमाउंट कंपनी ने अभी तक अपने शोल्डर से नहीं मंगवाया है। तो ये जो अमाउंट कंपनी ने अभी तक अपने शोल्डर से नहीं मंगवाया है, ये कंपनी की क्या कहलाएगी? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, it is that part of total capital which is not called by the company from its shareholder। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। क्या होगी अनकॉल्ड कैपिटल? टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी तक अपने शोल्डर से नहीं मंगवाया है, तो वो कंपनी की क्या कहलाती है? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाती है, राइट। और इसी तरीके से एक होती है रिजर्व कैपिटल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी के लिए। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? लास्ट जो कैपिटल होती है वो होती है आपकी रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? कि कंपनी की ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है, कंपनी की जो अनकॉल्ड कैपिटल है, इसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के, इसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के कंपनी ये डिसाइड करती है कि जब कंपनी की वाइंड अप की पोजीशन आएगी, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, उसी कंडीशन में ये अमाउंट हम अपने शोल्डर से मंगवाएंगे। अदरवाइज हम लाइफ टाइम में कभी भी ये पैसा अपने शोल्डर से नहीं मंगवाएंगे। तो ये कैपिटल आपकी क्या कहलाएगी? रिजर्व कैपिटल कहलाएगी। क्लियर है? रिजर्व कैपिटल क्या होती है? कि कंपनी की जो अनकॉल्ड कैपिटल है, अनकॉल्ड कैपिटल क्या होती है? टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी तक अपने शोल्डर से नहीं मंगवाया है, तो वो कंपनी की अनकॉल्ड कैपिटल हो गई। एंड व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? कि ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है, इसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के कंपनी ने क्या डिसाइड करा कि ये जो अनकॉल्ड कैपिटल का अमाउंट है कब मंगवाएंगे? जब कंपनी की वाइंड अप की पोजीशन आ जाएगी, लिक्विडेशन की पोजीशन आ जाएगी, एट दैट टाइम ये अमाउंट कंपनी अपने शोल्डर से मंगवाएगी। अदरवाइज लाइफ टाइम में कभी भी ये पैसा कंपनी अपने शोल्डर से नहीं मंगवाएगी। तो वो कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाती है? रिजर्व कैपिटल कहलाती है। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिजर्व कैपिटल याद नहीं रहती है, तो इसको एक बार बुक में से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख के लर्न करनी है। बट बाकी जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताया, ये मीनिंग है कि अनकॉल्ड, ये इट इज दैट अनकॉल्ड कैपिटल जो कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के डिसाइड कर लिया कि इसको अपन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप हम अपनी शोल्डर से मंगवाएंगे। अदरवाइज कभी भी ये अमाउंट हम अपनी शोल्डर से नहीं मंगवाएंगे। तो वो कंपनी की क्या कहलाती है? रिजर्व कैपिटल कहलाती है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि उस कैपिटल का नाम बताइए जो कैपिटल कंपनी कॉल करती है कब? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो उसका नाम क्या होगा? रिजर्व कैपिटल। तो ये रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी अपने शोल्डर से मंगवाती है। तो वो कंपनी की क्या कहलाएगी? रिजर्व कैपिटल। एंड दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं आपको बता रहा था शेयर्स को इश्यू करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला काम क्या किया था अपन ने? डिसाइड किया पहला काम कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। दूसरा डिसाइड करा कि इसमें से कितना पैसा अपन कैपिटल के थ्रू अरेंज करेंगे। तीसरा काम डिसाइड करा कि हमारे शेयर का फेस वैल्यू क्या होगा, एक शेयर की वैल्यू क्या होगी। चौथा काम करा सेबी से परमिशन ली, सेबी ने जो परमिशन दी वो आपकी ऑथराइज कैपिटल मिल गई। फिर डिसाइड करा कि इसमें से कितने शेयर्स आपको इश्यू करने। ये डिसाइड करने के बाद कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाती है। कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर्स के एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाएगी। और ऐसा नहीं होता कि कंपनी को 20,000 शेयर इश्यू करने तो 20,000 एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा एक्सेस में प्रिंट होते हैं। जैसे अभी आप नेक्स्ट ईयर आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो सपोज करो आपके किसी कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में 500 सीट्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि जो कॉलेज है वो केवल 500 एडमिशन फॉर्म या 500 प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाएगा। ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये जो एडमिशन फॉर्म है, ये हमेशा एक्सेस में प्रिंट होते हैं।
ये हमेशा क्या होंगे, एक्सेस में प्रिंट होंगे, ये हमेशा एक्सेस में क्या होंगे, प्रिंट होंगे, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन जो फॉर्म कंपनी प्रिंट कराती है, इसमें कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल मौजूद होती है कि कंपनी के कितने रुपए का कितना शेयर इश्यू हो रहा है, कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू हो रहे हैं, कौन डायरेक्टर है, मतलब एक जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी एक इन्वेस्टर को डिटेल चाहिए होती है, सब इस एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल होती है। इन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा के कंपनी पूरे इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकर्स है, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। और आजकल सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको कंपनी अपनी जो भी कंपनी नई कंपनी वो अपनी वेबसाइट पे इसको डाल देती है, वेबसाइट पे अपलोड कर देती है, और इन्वेस्टर क्या करता है, ये सब करने के बाद कंपनी क्या करती है, ऐड करती है न्यूज़पेपर के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ठीक है ना, टीवी आपके जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें, कि हम इस तरीके से एक न्यू कंपनी ओपन करने जा रहे हैं, उसके लिए हम ये शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमारी शेयर का इशू प्राइस ये है, और अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक डेट दे दी जाती है। जैसे डेट दे दी कि बोले अगर आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप 1 मई से लेकर सपोज करो 5 मई तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। 5 मई के बीच में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि जो जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके 1 मई से 5 मई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरीके से कंपनी ओपन करने जा रहे हैं। अब आपके जो इन्वेस्टर हैं वो इन एड्स को देखते हैं और उनको लगता है कि यहाँ कोई अच्छी कंपनी ओपन होने जा रही है, तो फिर वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके आते हैं स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकर, या फिर इंटरनेट से क्या करते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसका वो एनालिसिस करते हैं। उनको दिखता है एनालिसिस करने के बाद यहाँ एक अच्छी कंपनी ओपन होने जा रही है, तो फिर वो क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं उसका चेक और डीडी बनाते हैं, और ये चेक और डीडी बनाकर और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ भिजवा देते हैं, कंपनी के पास भिजवा देते हैं। कंपनी के पास इस तरीके से सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं। फिर कंपनी उन चेक्स और डीडी को कैश करवाती है, एनकैश करवाती है, और फिर जिनके चेक्स एनकैश हो जाते हैं कंपनी उनको क्या करती है, शेयर्स अलॉट कर देती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है काय का, शेयर्स को इश्यू करने का। ठीक है, अब इसमें देखो 2 टर्म्स होती हैं, 2 चीजें और हैं। जैसे सपोज करो कंपनी ने डिसाइड करा, क्या डिसाइड करा कि हमें 10,000 शेयर्स इश्यू करने हैं। क्या डिसाइड करा कि हमें 10,000 शेयर्स इश्यू करने, और क्या हुआ, 9,800 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। 9,800 एप्लीकेशन रिसीव हुई। अच्छा, एक कंसेप्ट और होता है, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? एज पर द सेबी गाइडलाइंस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइन, कि एक कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर रही है, एक कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर रही है उसमें से जब तक 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे, 90% या उससे ज्यादा शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे, तब तक वो कंपनी अपने शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ये सेबी की गाइडलाइन है, और ये एग्जाम में थ्योरी के लिए भी आ सकता है 1 मार्क्स में, कि व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, या व्हाट इज द रेट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या होगा 90%। और क्या मतलब है इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, कि अगर एक कंपनी अपने 10,000 शेयर इश्यू करना चाहती है तो 10,000 का 90% कितना होता है, 10,000 का 90% होता है 9,000। तो जब तक इसके 9,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इन्वेस्टर परचेज नहीं करेंगे, ये कंपनी अपने शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो एक ये टर्म आपको याद रखनी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होता है ये याद रखना है, 90%, राइट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो मैं आपको बता रहा था कि एक कंपनी है, एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इश्यू करना चाहती है और उसको 9,800 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो 90% से तो ज्यादा हो गई। 10,000 शेयर इश्यू करने थे 10,000, और 9,800 उसके बाद एप्लीकेशन आ गई हैं। तो इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड
अंडर सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी है, उसको अपने 10,000 शेयर्स इश्यू करने हैं और सपोज करो 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हो गई, 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि शेयर्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होते हैं हमेशा एक्सेस पे प्रिंट होते हैं। तो 10,000 शेयर इश्यू करने हैं तो कंपनी के पास 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जो नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने थे उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए। तो वो आपकी क्या कहलाएंगे, वो आपकी सिचुएशन कहलाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा कि 12,000 एप्लीकेशन आ गई तो 12,000 शेयर इश्यू हो जाएंगे, शेयर तो 10,000 ही इश्यू होंगे। ये जो 2,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई है, इनका पैसा कंपनी वापस इन्वेस्टर्स को रिफंड करेगी, राइट। और एक और सिचुएशन है जो आज तक तो कभी हुई नहीं लेकिन अपनी बुक्स में हो जाती है, क्या है कि 10,000 शेयर इश्यू करने थे और 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो ऐसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्वल सब्सक्रिप्शन, कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इश्यू करने थे उतनी ही एप्लीकेशन आपको क्या हुई है, रिसीव हुई है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, इक्वल सब्सक्रिप्शन कहलाता है। वो आपका क्या कहलाएगा, इक्वल सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, राइट। एक और कंसेप्ट होता है, देखो एक तो होती है शेयर की फेस वैल्यू, कि हमारी शेयर का वैल्यू क्या है, और एक होती है इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या होती है कि हम उसको कितने रुपए में इश्यू कर रहे हैं। तो जैसे सपोज करो हमारा शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए है और हम उसको 100 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं, यानी शेयर का फेस वैल्यू इक्वल है शेयर के इश्यू प्राइस के। तो व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, तो इसको अपन बोलते हैं इश्यू एट पार। इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, इश्यू एट पार। When face value of share is equal to the issue price of share, तो वो आपका क्या कहलाता है, issued at par। आपकी शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 100 है, लेकिन आप उसको 120 रुपीज में इश्यू कर रहे हो, यानी इश्यू प्राइस ज्यादा है और फेस वैल्यू कम है। When issue price is more than the face value of share, तो वो आपका क्या कहलाता है, इश्यू एट प्रीमियम। इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, इश्यू एट प्रीमियम, कि आपने अपने शेयर को क्या पे इश्यू करा है, प्रीमियम पे इश्यू करा है, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। व्हेन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। और एक और सिचुएशन होती है कि शेयर का फेस वैल्यू तो 100 है और आप उसको इश्यू कर रहे हो 90 में, इसको बोलते हैं इश्यूड एट डिस्काउंट, शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। कि जब शेयर का फेस वैल्यू हो ज्यादा और इश्यू प्राइस हो कम तो कहलाता है इश्यूड एट डिस्काउंट। आपका जो पुराना कंपनीज एक्ट 1956, उसमें अलाउड था कि आप अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, लेकिन आपका जो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग शेयर या तो पार पे इश्यू होंगे या फिर प्रीमियम पे इश्यू होंगे, शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होंगे एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो अब आपके शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक का?